भूकंप। आधी रात को बासुकी ने एक बार अपना सिर हिलाया। प्रसन्न गहरी नींद में सो रहा था। कल गर्मी की वजह से उसकी नींद अच्छी नहीं हुई थी और आज 9 बजते ही उसकी आंखें जुड़ने लगी थी। खाना खाकर आज वो 10 मिनट भी नहीं बैठ सका था। आज कैसा चांद खिला था और टुकड़े टुकड़े चलते हुए बादलों से आसमान कैसा अनोखा लग रहा था। उधर देखने का उसे समय ही नहीं मिला। आंखों में नींद लिए वो लेटा था और लेटते ही सो गया था। फिर आधी रात को कुदरत का ये तमाशा शुरू हुआ। प्रसन्न की नींद डर के मारे खुली। तब चांद डूब चुका था और अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी पलकें तक नहीं दिख रही थी। चौकी बेताले ढंग से डोल रही थी और टीन की छत पर झनझन आवाज होने लगी थी। बाहर का आसमान शंख की आवाजों से गूंज रहा था। कोने से फटकर मच्छरदानी का एक हिस्सा अचानक उसके शरीर पर आ गिरा। अचानक नींद खुलने पर यह समझने का रास्ता नहीं था कि ये कोमल और बेकाबू लिपटान मच्छरदानी की ही है या फिर किसी अनजाने और भयानक साए की। प्रसन्न को लगा कि वो मर गया है। डर का ऐसा मिलन इंसान की जिंदगी में जीते जी नहीं होता। अचानक प्रसन्न को होश आया कि कोई आंगन में गला फाड़कर चिल्ला रहा है, प्रसन्न उठ जल्दी, भूकंप आ रहा है। ओरे प्रसन्न प्रसन्न। डर के बीच भागने का एक इशारा होता है। न जाने कितने युगों से वो डर के आगे आगे भाग रहा था जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बिना कुछ जाने और बिना कुछ समझे इस तरह भागने से ज्यादा भयानक और कुछ नहीं होता। इस बार प्रसन्न बच गया। मच्छरदानी की जकड़ से खुद को छुड़ाकर वो चौकी के नीचे उतर पड़ा। पर भागने की शुरुआत करने में ही कि कोई बचाव नहीं है ये बात पल भर में समझ आ गई। प्रसन्न को दरवाजा नहीं मिला। उसके अंदाजे से जहां दरवाजा होना चाहिए था वहां हाथ मारने पर सिर्फ बांस की दीवार ही उसके हाथ लगी। आज इस बुरे वक्त में वो दरवाजे की जगह भूल गया है। कैसी बेबस हालत है ये। भूकंप से ज्यादा दिल की धड़कन ही अब उसके लिए बड़ा खतरा बन गई। मिट्टी के साथ कांपते हुए सजे हुए ईंटों के घर जिस तरह टूटने लगते हैं, प्रसन्न भी वैसे ही टूटने लगा। इस धक्के से उसकी सोई हुई चेतना से न जाने कितने दुख और डर निकलकर उसके आज के खौफ के साथ मिल गए, उसका कोई हिसाब नहीं है। बाहर शंख की आवाज और अपनों की बेचैन पुकार लगातार जारी थी। दुनिया में जहां जितनी ममता है, सब जैसे उसकी मुसीबत में एक साथ दुखी हो रही है। अगर वो बाहर नहीं निकल सका तो उन सबका दिल भी उसके दिल की तरह टूट जाएगा। दरवाजा कहाँ है? दरवाजा कहाँ है? यहां दरवाजा है, यहां है। मां के हाथ के कंगन दरवाजे पर ठक ठक आवाज के साथ सिर पटकने लगे। प्रसन्न दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जीने की अनंत आजादी लेकर आंगन के कोने में टूटी हुई चौकी पर वो बैठ गया। इस रूखी कठोर मिट्टी वाली धरती के साथ बेमेल युद्ध में वो जीत तो गया है पर वो बुरी तरह घायल है। उस भूकंप के बाद लगभग 2 साल तक प्रसन्न के दिमागी तालमेल में एक अजीब बात होने लगी। बैठे बैठे अचानक उठकर खड़ा होने पर या अनजाने में कोई जोर से उसका नाम पुकार दे तो उसके सिर के अंदर एक काला पर्दा डोलने लगता है। पर्दे के किनारे गहरे अंधेरे से बांस की दीवार की तरह बुने हुए हैं और धुंधले अंधेरे वाली दीवार पर अटके हैं। दोनों हाथों से आंखें मलकर या जोर जोर से सिर हिलाकर उस पर्दे को हटाया नहीं जा सकता। बीते जीवन के जाने पहचाने पर अनजाने रहस्य की तरह वो डोलता रहता है। कोशिश बंद करने पर अचानक एक समय वो पर्दा गायब हो जाता है। अचरज ये है कि तब उस पर्दे के पुराने होने पर प्रसन्न यकीन नहीं करता। सिर के अंदर जो कभी कभी उसका ऐसा अजीब नाटक होता है वो बात भी वो पूरी तरह भूल जाता है। 2 साल बाद नौकरी की तलाश में एक बार मद्रास घूमकर आने पर वो पर्दा उसका पीछा छोड़कर चला गया। पर छोड़ गया एक दूसरा लक्षण। मद्रास जाते समय उसके पास एक सूटकेस में 2 धोती और एक कुर्ता था। उन मामूली चीजों के चोरी होने के डर से पूरे रास्ते वो आंखें नहीं मूंद सका। रूप बदलकर ये डर उसके मन में जम गया। हर रात पूरी रात के लिए अपनी बेबस हालत की बात सोचकर उसकी नींद उड़ने लगी। उत्सुकता के छोटे बड़े हर विषय नींद के रहस्य की तरह ही उसे सताने लगे। जो छिपा है और जो वो नहीं समझता वही भयानक है और वही क्रूर है। एक दिन बच्चों की पुरानी मैगजीन में एक मामूली पहेली का जवाब न ढूंढ पाने की वजह से वो गुस्से और दुख में इतना बेचैन हो गया कि बाद में ठंडे दिमाग से सोचने पर उसके दुख और शर्म की कोई सीमा नहीं रही। तब दिन की रोशनी बुझने लगी थी और चारों ओर उदासी छाई थी।
माथे का पसीना हवा में ही सूख गया था, फिर भी कपड़े से माथा पोंछते हुए प्रसन्न सोचने लगा कि वो पागल नहीं है। इसके सबूत अगर इसी तरह कम होते गए तो उपाय क्या होगा? मगर कोई इलाज नहीं है। वो सब समझ सकता है पर खुद को कुछ भी समझा नहीं पाता। रात को मच्छरदानी लगाकर लेटते समय उसे लगता है कि ठीक से लगाई नहीं गई है और कहीं कोई छेद रह गया है जहां से मच्छर घुस जाएंगे। ये अपनी गलती समझ पाने के बाद भी 3-4 बार सावधानी से गद्दे के चारों कोनों को टटोले बिना उसे चैन नहीं मिलता। बैठक में ताला लगाकर बार बार खींचकर देख आने के बाद भी उसे फिर से वापस जाकर ताला ठीक से लगा होने का पक्का यकीन करना पड़ता है। चौकी के नीचे वो हर रोज चोर ढूंढता है, ऐसी ही सब अंतहीन दीवानगी है। कभी कभी वो विद्रोह करता है पर उसका नतीजा और भी बुरा होता है। लड़कर हार मानने से जलन जैसे और बढ़ जाती है। खुद के सामने खुद की ये कैसी बेरहम बेइज्जती है। प्रसन्न की भावनाएं अब तीखी और मजबूत होने लगी और महसूस करने की ताकत अनोखे ढंग से बढ़ गई। छोटा दुख उसके लिए अब छोटा नहीं रहा और रोज की जिंदगी के जो कोमल सुर उसके जैसे साधारण इंसान के कान में नहीं पड़ने चाहिए थे, अब वो उन्हें साफ पकड़ सकता है। कल्पना को और बनावटी कल्पना को जगह देना उसे अच्छा लगता है। कभी कभी वो बहुत उदास हो जाता है। जिंदगी के लेन देन का वो कोई पक्का हिसाब रखने वाला इंसान नहीं है। फिर भी उसे एहसास होता है कि जिंदगी बेमतलब है। जिंदा रहने का कोई मतलब ही वो ढूंढ नहीं पाता। जिंदगी का जो मतलब वो ढूंढता है वो अनोखी विविधता, उत्तेजना, भूकंप, रोग, शोक और खौफ के जमावड़े के सिवा और कुछ नहीं है। शराब की प्यास पानी से क्यों बुझेगी? रोज प्याला भरकर कड़वी मदिरा सामने रखे इंसान की जिंदगी वैसी साकी भी नहीं है। रात को प्रसन्न एक अनोखा सपना देखता है। एक सीधा ऊंचा पहाड़, उसके ऊपर प्रसन्न का स्कूल। इतनी उम्र में स्कूल में पढ़ रहा है, इसीलिए प्रसन्न को बड़ी शर्म आ रही है। टिफिन की छुट्टी के समय स्कूल के सामने पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर वो चुपचाप खड़ा है। अचानक एक लड़के ने उसे ऐसा धक्का दिया कि पहाड़ के नीचे गिरने के सिवा प्रसन्न के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि आज साड़ी पहनकर स्कूल आया है, इसीलिए उड़ने का तरीका वह भूल गया है। पहाड़ के बिल्कुल नीचे एक कुआं है। हवा में गिरते गिरते प्रसन्न ने गौर किया कि अगर चाहे तो कुएं के अंदर भी गिरा जा सकता है या थोड़ा मुड़कर कुएं के पक्के किनारे पर भी पटका जा सकता है। क्या करना चाहिए? बीच रास्ते में गिरते हुए उसने मन बना लिया। कुएं के पानी में गिरने से चोट तो नहीं लगेगी, पर उसके अंदर धुंधला अंधेरा है। उसके अंदर अनजाना रहस्य है। इसके अलावा खुद की कोशिश से बाहर न निकल पाया तो उसी के अंदर उसे बाकी जिंदगी बितानी होगी। हेडमास्टर ने नियम बनाया है कि कोई लड़का कुएं में गिरा तो उसे और निकाला नहीं जाएगा। नाव के चप्पू की तरह हाथ की कॉपी से हवा काटते हुए प्रसन्न कुएं के किनारे पर जा गिरा। हाथ पांव नहीं, टूटे पर चोट लगी, बिल्कुल सचमुच के गिरने के बराबर। सपने और हकीकत में इसके अलावा और क्या फर्क है? प्यार करके जिसे नहीं पाया। सपने में वो पास आकर बैठे तो इस सपने में पाने के बीच सिर्फ हकीकत का झांसा ही रहता है, इसीलिए बचना मुमकिन हुआ है। सपने को उसकी पूरी कीमत देनी ही होगी। प्रसन्न उठा और उसने रोशनी जलाई। जल पीकर शरीर पर एक चादर लपेटकर चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा। सिर्फ घर ही नहीं, पूरा मोहल्ला सुन्न हो गया है। रोशनी डरते डरते टिमटिमा रही है। सड़क की बत्ती इतनी ओट में है कि उसके होने का हल्का सबूत ही हैरान करने वाला है। ये जैसे रात नहीं, खौफ का कोहरा है। प्रसन्न सोचने लगा, एक पत्नी होती तो इस समय काम आती। प्यार की बातें, इंसान से दो मामूली बातें करने की इतनी बड़ी जरूरत क्या अक्सर आती है? पत्नी जरूर उसके डर में हिस्सा लेती। दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके डरी हुई आवाज में कहती, क्या हुआ जी? वह कहता, कुछ नहीं, बहुत मच्छर लग रहे हैं, उठकर जरा मच्छरदानी झाड़ दो ना, रोशनी बढ़ा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो हूं ही, डर किस बात का, कहकर वह मुस्कुराती। पत्नी फिर भी कहती, नहीं नहीं, रोशनी तुम बढ़ा दो। मां को कैसे पता चला? उठकर आई और खिड़की से पूछा, आधी रात को रोशनी जलाकर क्यों बैठे हो रे? एक डरावना सपना देखा मां। सो तो देखोगे ही, जो अधर्म तू करता है। कपड़े पर भात गिरा, बार बार मना किया पर कान नहीं दिया, उसी कपड़े में आकर सो गए। लो, मां दुर्गा को याद करके रोशनी बुझाओ और सो जाओ। अगले दिन सुबह मां बोली, अब एक शादी कर ले बेटा,
मेरा कहना मान, कमाई धमाई कर रहा है। सुबह पत्नी की जरूरत खत्म हो गई थी। अखबार नीचे रखकर प्रसन्न बोला, कानपुर में कैसा भयान कांड हुआ है जानती हो मां? एक ऑफिस की छत गिरकर 7 क्लर्क मर गए और 15 लोग घायल हुए हैं। मोटी हेडिंग देखकर मां बोली, वही लिखा है क्या? नहीं, वो तो युद्ध की खबर है। पढ़ तो सुनूं। युद्ध की खबर और क्या सुनोगी मां? कानपुर का कांड कितना भयानक है बताओ तो सही। अपने मन से सब काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं जानता। अचानक हुड़मुड़ करके छत गिर गई और 7 लोगों की कब्र बन गई। 15 लोग घायल हुए। सोचकर ही बदन सिहर उठता है। कहकर प्रसन्न ने ऊपर की तरफ देखा। इस घर की कड़ियां और खंभे सब लोहे के हैं। छत गिरने का डर वैसा नहीं है। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। सोचा, अखबार की खबरें भी दवाइयों के विज्ञापन की तरह कैसी हिप्नोटिक होती है। स्टोव हादसे की खबर पढ़ने के बाद से आजकल वो कितने डर के स्टोव जलाता है। मां को नहीं जलाने देता और नहीं नौकर को। नौकरी पिता के दोस्त की कृपा से मिली। पिता के दोस्त ऑफिस के बड़े बाबू हैं। बर्ताव देखकर लगता है कि प्रसन्न को वे प्यार करते हैं। गलती करने पर डांटते नहीं हैं, बीच बीच में बुलाकर सलाह देते हैं और अपनी साफ ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचते हैं। जैसे सोचते नहीं हैं, चिंता करते हैं। इसीलिए थोड़े ही समय में प्रसन्न का प्रमोशन हो गया। सब तरफ से वो ऊपर बढ़ा। उसकी तनख्वाह जैसे 70 से 80 रुपए हुई, वैसे ही उसे काम करने के लिए पहली मंजिल से सीधा चौथी मंजिल पर जाना पड़ा। बड़े बाबू का ये खास लगाव प्रसन्न को बहुत बेचैन कर गया। बड़े बाबू ने बुलाकर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी हुई है प्रसन्न? जी 27। क्या कहते हो? 27? शादी वादी करके अब घर बसाओ, या फिर वैसी कोई इच्छा नहीं है? प्रसन्न ने आंखें झुकाकर कहा, जी मामूली कमाई है। बड़े बाबू ने बात हंसकर उड़ा दी। उन्होंने जब शादी की थी तब उनके पास एक पैसा नहीं था। क्या उनकी पत्नी ने खाना नहीं खाया? प्रसन्न 80 रुपए तनख्वाह पाता है। गांव में घरबार और जमीन जायदाद है। शादी करने के लिए क्या राजा होना पड़ता है? और फिर जब तक मैं यहां बड़ा बाबू हूं। तनख्वाह बढ़ने की फिक्र तुम्हें नहीं करनी होगी बेटा, कहकर बड़े बाबू हंसे। ये तो सिर्फ सार है। बातें उन्होंने कम नहीं की थी। चिंता में पसीने से अपनी हथेली भिगोकर प्रसन्न ने खामोशी से शुरू से आखिर तक सब सुना। बड़े बाबू की बेटी को उसने देखा है। लालच किया जाए ऐसी वो लड़की है। ऊपर से पिता उसके बड़े बाबू है। हो जाए तो सब तरफ से अच्छा ही है। प्रसन्न को लेकिन जरा भी उत्साह नहीं मिल रहा था। इतनी घनी काली जुल्फे पीठ पर फैलाकर और हल्की नाराजगी में अपनी भौहें सिकोड़कर जो लड़की ऐसी अनोखी आवाज में कह सकती है, पिताजी घर पर नहीं है, उससे शादी करना कितना डर वाला काम है। उस लड़की के साथ अकेले एक कमरे में बैठे रहने की कल्पना से भी उसके सीने में धड़कन बढ़ने लगती है। उसे मुसीबत तो माना जा सकता है, पर पत्नी के रूप में किसी भी तरह सोचा नहीं जा सकता। इधर बड़े बाबू को मना करने की हिम्मत भी वो कहां से लाए? बड़े बाबू की अक्ल और समझ पर प्रसन्न का भरोसा कम हो गया। अपने कमरे में लौटकर वो सोचने लगा, अपनी बेटी के लिए भी क्या इस इंसान के मन में जरा भी ममता नहीं है? ऐसी लड़की को भला उसके जैसे इंसान के हाथ में क्यों सौंपना चाहता है? क्या देश में अच्छे लड़कों की कमी पड़ गई है? जहां बैठकर प्रसन्न काम करता है उसके पास ही एक बहुत बड़ी खिड़की है। 5-7 इंसान एक साथ निकल सके खिड़की इतनी बड़ी है। सलाखें नहीं है। भला 3 मंजिल की खिड़की में सलाखों की क्या जरूरत? फिसल कर गिरना आसान है, इसलिए कौन भला 3 मंजिल की खिड़की से नीचे कूद रहा है? इंसान तो पागल नहीं है। काम करते करते प्रसन्न बार बार खिड़की के पास जाता है। शहर ईंटों का बना है। सड़क से गाड़ियों और इंसानों का बहाव गुजरता है। सड़क जैसे कोई नदी हो। नीचे के फुटपाथ की तरफ देखकर प्रसन्न का मन थोड़ा घबराता है। लिफ्ट में चढ़ते समय जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही एहसास, बस तेजी थोड़ी कम, गहरा पर तेज नहीं। आज बेचैन मन लेकर खुली खिड़की पर खड़े होकर प्रसन्न ने पहली बार महसूस किया कि फुटपाथ असल में ज्यादा नीचा नहीं है। 3 मंजिल के इंसान की आसान मौत बिछी है, इसीलिए उतना नीचा लगता है। फुटपाथ के चौकोर पत्थरों के किनारे उसे साफ दिख रहे हैं। एक केले का छिलका पड़ा है, ये भी उसकी नजर से नहीं बचा।
प्रसन्न एक्ट केले के छिलके की तरफ देखता रहा। 3 मंजिल से कूदने पर इंसान बचता है या नहीं, ये मजेदार पहेली उसे अचानक आज परेशान करने लगी। मरेगा ही ऐसा कोई पक्का मतलब नहीं है। घर में आग लगने पर इससे भी ऊंची जगह से कूदकर इंसानों ने जान बचाई है, और इस खिड़की से कूदने पर क्या बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। घर में आग लगकर हो या छत गिरने की नौबत आने पर हो, जान बचाने के लिए अगर उसे ही इस खिड़की से कूदना पड़े तो क्या उसे मरना ही होगा। पहले थोड़ा दुखी होकर आखिर में प्रसन्न शांत हुआ। मर भी गया तो बुरा नहीं है। उसे घेर कर सड़क पर भीड़ लगेगी, ऑफिस के सब लोग दौड़कर नीचे आएंगे। पल भर के लिए बड़े बाबू के मन में बेटी का विधवापन आ जाएगा। एम्बुलेंस आएगी, तामझाम की कोई सीमा नहीं रहेगी। बुढ़ापे में बीमारी के बिस्तर पर पड़कर मरने से इस मौत में काफी नयापन रहेगा। उस दिन काम में उसका मन नहीं लगा। बार बार उठकर वो देखने जाने लगा कि केले का छिलका अब भी वही पड़ा है या नहीं। उसका बहुत मन करने लगा कि उसकी आंखों के सामने कोई उस छिलके पर पैर रखकर फिसल जाए और वो मजे में थोड़ी देर हंस सके। इतने लोग सड़क पर चल रहे हैं, क्या किसी का पैर छिलके पर नहीं पड़ता? कैसे सब सावधान मुसाफिर हैं कि पैर फिसलना भी सब सावधानी से बचाकर चलते हैं। केले के छिलके का भला हो गया। प्रसन्न की आंखों के सामने एक गाय उसे खा गई। दुखी मन से वो मेज पर लौट आया। उस दिन फिर खिड़की पर जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। केले के छिलके के बर्बाद होने के बहाने खिड़की से न कूद पाने का दुख उसके मन में हल्के जहर की तरह फैल गया। आसमान का रहस्य भरा नीला रूप, दूर तक फैली ईंटों की मीनारें और खिड़की के ठीक नीचे पत्थर का फुटपाथ प्रसन्न के लिए सारी चमक खो बैठा। किसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए वो ठीक से समझ नहीं पाया, पर उसे लगने लगा जैसे कोई उसे ठग रहा है, लगातार ठग रहा है। प्रसन्न चौंक उठा। बड़े बाबू ने कंधे पर हाथ रखा है। मां से कहना प्रसन्न, रविवार को मिलने जाऊंगा। जी कह दूंगा। 3 मंजिल पर काम शुरू होने के बाद से प्रसन्न ने कई बहानों से लिफ्ट का इस्तेमाल किया था। एक छोटा सा कमरा, फर्श है, दीवारें हैं, छत है, उसके अंदर 1 मिनट कैद रहकर तेजी से ऊपर जाना और नीचे आना कैसा रोमांचक रोमांस है। आज वो सीढ़ियों से ही नीचे उतरा। लिफ्ट का मोह आज पहले जैसे नहीं है। जिसकी ऐसी मुसीबत आने वाली है उसे इतने शौक की क्या जरूरत। जीवन में अचानक जो समस्या खड़ी हुई है, अब गहराई से उस पर सोचना जरूरी है। लड़की को एक बार और देख पाना अच्छा होता। सिर्फ एक बार देखकर वो जैसे और भी रहस्यमय लग रही है। हल्की नाराजगी में वो ठीक किस तरह अपनी भौहें सिकोड़ती है। एक बार और बिना देखे उस लड़की से शादी करना शायद समझदारी का काम नहीं होगा। अनजाने में बस में चढ़ते समय प्रसन्न गिरते गिरते बाल बाल बच गया। अंदर बैठकर शर्म के मारे वो किसी की तरफ देख नहीं सका। गलती उसने किसी की नहीं की थी, पर इसीलिए सजा नहीं रुकती। ऐसी ही बुरी उसकी किस्मत है। रात को सोने में उसे जो तकलीफ हुई उसकी कोई तुलना नहीं है। बड़े बाबू की लड़की जैसे कोई कड़ा नशा हो, उसकी कल्पना उस नशे की ही थकान है। कमजोर फिर भी बेरहम उसे अच्छी नींद आने लगती है। सिलसिला टूटकर सोच आपस में उलझ जाती है। सोने में अब देर नहीं है। तभी अचानक वो पूरी तरह जाग उठता है। जागना इतना अचानक होता है जैसे कोई झटका लगा हो। सर्कस के तंबू में 5-6 ऊंचे झूलों में से एक को छोड़कर दूसरा पकड़ने की कसरत करते हुए ये कैसी नींद टूटी है। इसी तरह उसकी रात गुजरी और सुबह हो गई। सुबह उसने मां से कहा, हड़बड़ी में खाना बनाने की जरूरत नहीं है मां, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। मां ने वजह पूछी। प्रसन्न बोला, रात को उसे बुखार आया था। मां चिंतित होकर बोली, दवा दारू कुछ ले बेटा, तू बहुत खराब होती जा रही है तेरी सूरत। प्रसन्न धीरे से मुस्कुराकर बोला, दवा दारू का ही इंतजाम हो रहा है मां। शादी की रस्मों को प्रसन्न ने एक बहादुर मर्द की तरह सहा। बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि खुद उसे कुछ नहीं करना है। जो जरूरत है दूसरे करा लेते हैं। उसे डर था सुहागरात में, जब औरतों की भीड़ उसे घेर लेगी तब नाव की तरह डोलने से काम नहीं चलेगा। उसे खुद ही चारों तरफ संभाल कर चलना होगा। कमरा खाली होने पर पत्नी से जान पहचान भी उसे ही करनी होगी। सुहागरात जमते जमते रात के 12 बज गए। औरतें हंसी मजाक किया, गाने गाए रात के 2:30 बजे तक। फिर भी क्या वे उठना चाहती हैं?
ये जो शुरुआत है जिसका अंत हो चुका है। बिना वजह पति अब जिसे डांटता है, बीमार बच्चा जिसका दिन रात रोता है। दूसरों की जिंदगी में इस शुरुआत को वो भी टटोलना चाहती है। इसे सबके सामने लाने की उसकी चाहत कम नहीं है। सुहागरात में शादीशुदा औरतें ही ज्यादा भीड़ लगाती हैं। शादी के उत्सव में सुहागिन औरत जरूरी है और ये नियम उन्हीं का बनाया है। प्रसन्न इन्हें पहचान नहीं पाया। समाज के साथ रहकर वो इतना बड़ा हुआ है, इनकी जिंदगी उससे छिपी नहीं है। इतना उत्साह इनमें आता कहां से है? बेरोक टोक वे आनंद कर रही है। हंसी उनकी सच्ची है। देखकर नहीं लगता कि जिंदगी में कभी उन पर दुख की छाया भी पड़ी थी। एक एक करके प्रसन्न ने वहां मौजूद हर किसी के चेहरे को देखा। किसी की आंखों में भी उदासी की झलक तक नहीं थी। जो बहुत सीधी सादी थी वो भी मुस्कुराते हुए दूसरों के मजाक का मजा ले रही थी। दोनों आंखें खुशी से चंचल थी। प्रसन्न हैरानी से सोचने लगा, दुनिया में दुख दर्द नहीं है, ये सच नहीं है। उसका बड़ा हिस्सा औरतें ही झेलती है, पर जरूरत पड़ने पर अपनी निजी जिंदगी से कुछ समय के लिए बाहर निकल जाने का तरीका इन्हें शायद पता है। सोचकर प्रसन्न खुश हुआ। थोड़ी देर बाद जिस पत्नी से उसे बात करनी है वो इन्हीं की जात की है, जिस कुदरती कमजोरी की वजह से ये रोने के समय जी भरकर रोकर हंसने के समय बेफिक्र होकर हंस सकती है। बड़े बाबू की बेटी में भी वो कमजोरी पक्का होगी। बाकी औरतों की तरह उसकी पत्नी भी जीवन को परखेगी नहीं। हंसी खुशी या रोना जो भी आए बिना विरोध के, बिना झिझक के अपना लेगी। ऐसी ही एक तसल्ली ने प्रसन्न को खुद में समेटा। तिरछी नजर से उसने एक बार रेशमी साड़ी पहने अपनी पत्नी को देख लिया। सीने में धड़कन बढ़ने के बावजूद उसने यकीन किया कि दुख और सुख की तरह पति को भी पूरी आत्मा से अपना लेने की शिक्षा इस लड़की को मिली है। पति को प्यार करना इसके लिए हंसने रोने की तरह ही आसान और स्वाभाविक है। इसके रोम रोम में पक्का पति प्रेम है और उस प्रेम में इज्जत भक्ति का हिस्सा दूसरी लड़कियों से कम नहीं है। धीरे धीरे औरतें विदा हो गई। बाहर से किसी ने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। प्रसन्न उसी पल पीला पड़ गया। जिस लड़की ने बाहर से कुंडी लगाई थी उसने मजाक करते हुए कहा, क्यों जी दूल्हे राजा, कुंडी चढ़ाने की आवाज नहीं आ रही है। हमारी शराफ पर इतना भरोसा मत करो, धोखा खा जाओगे। प्रसन्न ने अब तक उठकर बरामदे वाली बंद खिड़की खोल दी थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। दबी हुई उत्तेजित आवाज में वो बोला, कुंडी क्यों लगाई, खोल दीजिए। दुल्हन ने घूंघट के छेद से हैरान होकर देखा। ये कैसा दूल्हा है? बरामदे वाली लड़की जाते जाते हंसकर कह गई, कल सुबह खोलूंगी, कल सुबह। पूरी रात उसे इस कमरे में बंद होकर रहना होगा, चाहकर भी बाहर नहीं जा सकेगा। कितना भयानक है। प्रसन्न ने विनती करते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी खोल दीजिए, मैं एक बार बाहर जाऊंगा। देखिए तो क्या कर रही हैं आप। छोटा सा मुक्का दिखाकर वो लड़की मुस्कुराते हुए चली गई। प्रसन्न खाट पर जाकर बैठ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें निकल आई हैं। कमरे की हवा उसके सांस लेने के लिए कम पड़ रही है। कितनी बातें उसने सोच रखी थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बेबस होकर प्रसन्न ने पत्नी के साथ पहली बातचीत इस तरह शुरू की, अपने भाई को या किसी को बुलाकर कहो ना कि कुंडी खोल दे। दुल्हन धीरे से बोली, थोड़ी देर में खोल देंगे। प्रसन्न ये जानता है ये मजाक है। 10-15 मिनट बाद वो लड़की दबे पाव आएगी और कुंडी खोलकर चली जाएगी। इसमें उसे जरा भी शक नहीं है, पर उससे चैन नहीं मिलता। बंद कमरे में एक पल रहना भी उसके लिए नामुमकिन है। उसका दम घुटने लगता है। अगर अभी कोई अनहोनी हो जाए तो वो कमरे से बाहर कैसे निकलेगा? बेइज्जती से खुद को कैसे बचाएगा? नहीं, अभी खोलने को कहूं। ये सब क्या है? ये सब मुझे पसंद नहीं है। लाचार पत्नी चुप रही। समाप्त।